प्रिय छात्रों, आज हम पाठ 13 बसेरा ऊंचाई के बारे में पढ़ेंगे। नवांको डिजी लेसन्स में आपका स्वागत है। पाठ 13 बसेरा ऊंचाई पर कहानी एक यात्री की। मैं हूँ गौरव जानी और यह है लोनर, मेरी सबसे बढ़िया साथी, मेरी मोटरसाइकिल। अंग्रेजी में लोनर का अर्थ होता है अकेला रहने वाला। वैसे तो मेरी मोटरसाइकिल अकेली नहीं है, इसके साथ मैं हूँ हरदम। हम दोनों ही मुंबई की भीड़भाड़ शोरगुल वाली गलियों और ऊंची ऊंची इमारतों से निकलने का मौका ढूंढते रहते हैं। हम दोनों को ही अपने सुंदर देश के अलग अलग इलाकों में घूमने का बहुत शौक़ है। आज मैं तुम्हें सुनाता हूँ एक अद्भुत कहानी, दुनिया के सबसे ऊंचे रास्तों पर मोटरसाइकिल यात्रा की। यह कहानी है एक यात्री की। वह महाराष्ट्र में मुंबई से दिल्ली तक की यात्रा करता है और वहाँ से लेह के लिए निकल पड़ता है। लेह लद्दाख में ही है। कैसे की तैयारी? मेरी यात्रा थी लगभग 2 महीने की। इतने दिनों के लिए सामान ले जाना था, वह भी मोटरसाइकिल पर लादकर। मैंने बहुत सोच समझकर ज़रूरत का सामान इकट्ठा किया और रहने के लिए टेंट, बिछाने के लिए प्लास्टिक की सीट और स्लीपिंग बैग, गर्म कपड़े, काफ़ी दिन तक खराब न होने वाला खाना, कैमरा, पेट्रोल रखने के डिब्बे इत्यादि भी। मैं मुंबई से निकला। महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान के छोटे बड़े शहरों से होता हुआ दिल्ली पहुंचा। मुंबई से दिल्ली तक का 1400 किलोमीटर का रास्ता मैंने 3 दिन में तय किया। मुझे पूरी उम्मीद थी कि दिल्ली में मुझे कुछ नया देखने को मिलेगा, पर दिल्ली भी मुंबई जैसी लगी। इतने सालों में थक चुका था, एक ही तरह के शहर देखते देखते। लोनर का क्या अर्थ है? लोनर का अर्थ है अकेला रहने वाला। गौरव जानी मुंबई से दिल्ली तक के रास्ते में किन किन राज्यों से गुजरा? गौरव जानी मुंबई से दिल्ली तक महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान राज्यों से गुजरा। गौरव जानी ने मुंबई से दिल्ली तक का कितना रास्ता कितने दिन में तय किया? गौरव जानी ने मुंबई से दिल्ली तक का रास्ता 1400 किलोमीटर का 3 दिन में तय किया। वहीं एक जैसे घर, सीमेंट, ईंट, कांच, स्टील के बने हुए अब आने वाले दिनों के बारे में सोचकर मैं बहुत उत्सुक था। मेरी कल्पना थी मुझे देखने को मिलेंगे लकड़ी के घर, ढलवा छत वाले और बर्फ़ से ढके घर, बिल्कुल वैसे जैसे मैंने किताबों में देखे थे। दिल्ली में फिर सामान भरवा कर मैं आगे बढ़ा। 2 दिन बाद मनाली पहुंचकर पहाड़ों की ताज़ी हवा के बीच चैन की सांस ली। असली यात्रा तो अब शुरू होनी थी। जम्मू कश्मीर राज्य के कई मुश्किल रास्तों से होते हुए हमें लद्दाख में लेह तक जाना था। मुंबई से कश्मीर जाने के रास्ते में कौन कौन से राज्य आएंगे? मुंबई से कश्मीर जाने के रास्ते में महाराष्ट्र, राजस्थान, गुजरात, हिमाचल प्रदेश आदि राज्य आएंगे। मनाली मैदानी इलाका है, पहाड़ी। वह शहर कौन से राज्य में है? मनाली पहाड़ी इलाका है, वह हिमाचल प्रदेश में है। मेरा नया घर। मैं और मेरी लोनर आगे बढ़े जा रहे थे। मुझे सिर्फ भरपेट खाना चाहिए था। रात की ठंड से बचने के लिए टेंट, मेरे छोटे से नायलॉन के टेंट में इतनी जगह थी मैं सो सकूं। रात के समय मेरी मोटरसाइकिल टेंट के बाहर पहरा देती थी। सुबह की ठंडी हवा चिड़ियों की चहक से ही रोज़ खुलती थी। बताओ, क्या तुम कभी टेंट में रहे हो? हमारे यहाँ मेले वगैरह में टेंट लगाए जाते हैं, लोग टेंटों में रहते हैं। ठंडा रेगिस्तान। आखिरकार मैं और लोनर लेह पहुँच ही गए। अजब अनूठा था यह इलाका, सूखा समतल और ठंडा रेगिस्तान। लद्दाख में बहुत ही कम बारिश होती है। यहाँ दूर दूर तक दिखते हैं बर्फ़ से ढके पहाड़,
और सूखा ठंडा मैदान। ले शहर की एक शांत गली में सफ़ेद पत्थर के सुंदर मजबूत घरों को देखा। थोड़ा आगे बढ़ा तो कुछ बच्चे झूले झूले स्वागत स्वागत चिल्लाते हुए मेरा पीछा करने लगे। वे लोनर को देखकर बहुत हैरान थे। सभी मुझे अपने अपने घर ले जाना चाहते थे। ले कैसा स्थान है? ले सूखा समतल और ठंडा रेगिस्तानी इलाका है। वहाँ बारिश बहुत कम होती है। की जगह ज़रूरत का सामान इकट्ठा करके रखते हैं। सर्दी के दिनों में अक्सर इनका परिवार नीचे की मंजिल पर जानवरों के पास ही रहता है। नीचे की मंजिल में कोई खिड़की नहीं होती। छत को मजबूत बनाने के लिए पेड़ों के मोटे तने का इस्तेमाल किया जाता था। फिर ताशी मुझे घर की छत पर ले गया। आसपास का नज़ारा देखते ही बनता था। सभी घरों की छतें समतल थीं। कहीं लाल मिर्च सूखने के लिए फैली थी तो कहीं सीताफल और मक्का। किसी छत पर धान के ढेर लगे थे तो किसी पर उपले सूख रहे थे। ताशी ने बताया कि छत उनके घर का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। वहाँ गर्मियों की तेज़ धूप में ही बहुत सारी फल सब्जी सुखा ली जाती है और एक सब्जियाँ ठंडे दिनों में इस्तेमाल की जाती हैं जब फल और सब्जी नहीं मिल पाती, क्योंकि लद्दाख लेह का तापमान 0 डिग्री से -40 डिग्री तक चला जाता है। वहाँ खड़ा मैं सोच रहा था कि किस तरह उनके घर का हर हिस्सा एक खास सोच से बनाया गया था, बिल्कुल वहाँ के मौसम और लोगों की ज़रूरत के अनुकूल। मुझे यह समझने में देर नहीं लगी। मोटी मोटी दीवारें, लकड़ी के फर्श और लकड़ी की छत ही ठंड से बचाते होंगे। ताशी के इलाके के लोग सर्दियों में नीचे की मंजिल पर रहते हैं। ऐसा क्यों करते होंगे? क्योंकि यहाँ बहुत अधिक सर्दी पड़ती है। यहाँ का तापमान 0 से -40 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहता है। इस कारण वे सर्दियों में नीचे की मंजिल में रहते हैं। दुनिया की चोटी पर लोगों का बसेरा। अब समय था आगे बढ़ने का। टेढ़े मेढ़े सकरे पहाड़ी रास्तों से होते हुए मैं बहुत ऊंचाई पर जा रहा था। कहीं सड़क तो कहीं बड़े बड़े पत्थर। लोनर का चलना मुश्किलों से भरा था। अब मैं चांगथांग इलाके की ओर बढ़ रहा था। लगभग 5000 मीटर की ऊंचाई पर बना यह मैदानी इलाका बिल्कुल सुनसान और पथरीला था। इतनी ऊंचाई पर सांस लेने में भी मुश्किल हो रही थी। मेरे सिर में दर्द होने लगा और बहुत कमज़ोरी महसूस होने लगी। फिर धीरे धीरे ऐसी हवा में सांस लेने की आदत सी पड़ गई। मैं कई दिन तक वहाँ मोटरसाइकिल पर घूमता रहा, लेकिन दूर दूर तक कोई भी दिखाई नहीं पड़ता था। ना ही कोई पेट्रोल पंप, ना मैकेनिक। सिर्फ दूर दूर तक फैला नीला आसमान और पहाड़ों के बीच बहुत से तालाब। कई रातें और कई दिन बीत गए। मैं अकेला ही बढ़ता रहा। फिर एक दिन अचानक मेरे सामने था बड़ा सा हरा मैदान। उसमें चरती भेड़ बकरियां। थोड़ी ही दूरी पर मुझे कुछ टेंट दिखाई दिए। मैं हैरान था कि सुनसान इलाके में ये कौन लोग थे और क्या कर रहे हैं। चांगथांग इलाके की क्या विशेषता है, इस पैराग्राफ में समझेंगे हम कि चांगथांग इलाका मैदानी सुनसान पथरीला 5000 मीटर की ऊंचाई पर है। चांगपा वहाँ मिला नामग्याल से। उन्हीं से मुझे चांगपा के बारे में पता चला। इतने बड़े इलाके में 5000 लोग चांगपा घुमंतू लोग हैं जो हमेशा एक ही जगह पर नहीं रहते हैं। अपनी भेड़ बकरियों के झुंड को लेकर पहाड़ों में हरे मैदानों की खोज में घूमते रहते हैं। इन्हीं जानवरों से इन्हें अपनी ज़रूरत का सामान मिल जाता है। दूध, मांस, टेंट के लिए चमड़ा, स्वेटर और कोट के लिए ऊन आदि। भेड़ बकरियां ही इनकी सबसे बड़ी पूंजी हैं। जितनी भेड़ बकरियां उतना ही ऊंचा परिवार का स्तर होता है। चांगपा खास तरह की बकरियां पालते हैं जिनके बालों से दुनिया की मशहूर पश्मीना ऊन बनती है। जितनी ठंड और ऊंची जगह होगी, बकरियों के बाल उतने ही ज़्यादा नरम और बड़े होते हैं। इसलिए चांगपा इतने मुश्किल हालात में भी इतनी ऊंचाई पर रहना पसंद करते हैं।
चांगपा कौन लोग होते हैं? चांगपा घुमंतू लोग होते हैं। इनकी आजीविका के क्या साधन हैं? इनकी आजीविका का साधन भेड़ बकरियां हैं। भेड़ बकरियों से इन्हें दूध, मांस और टेंट के लिए चमड़ा, स्वेटर, कोट आदि मिल जाता है। दुनिया की सबसे अच्छी प्रसिद्ध पश्मीना ऊन इन्हीं भेड़ बकरियों से प्राप्त होती है। 1 घंटे में 70 किलोमीटर गति, और इसी गति से चले तो 1 घंटे में कहाँ पहुँच पाओगे? रेवो के पास ही भेड़ बकरियों को रखने के लिए जगह बनी थी। इसे चांगपा लेखा कहते हैं। लेखा की दीवारें पत्थरों चट्टानों को एक दूसरे पर रखकर बनाते हैं। हर परिवार अपने जानवरों के झुंड पर पहचान के लिए खास निशान बनाता है। रोज़ सुबह झुंड को लेखा से बाहर निकालकर गिनकर चराने ले जाना और ठीक से वापस लाना वहाँ की औरतों और जवान लड़कियों का रोज का काम है। चांगपा लोगों की ज़िंदगी पूरी तरह से इन जानवरों से जुड़ी है। तुम्हारा कोई पालतू जानवर, खेती में इस्तेमाल किए गए जानवर इत्यादि? हमारे यहाँ भी बैल आदि से खेती की जाती है कहीं कहीं, और कुछ पालतू जानवर भी हमारे यहाँ पाले जाते हैं। गाय, बकरी आदि जानवर पालते हैं। रेवो टेंटों को रेवो कहा जाता है। लद्दाख में टेंटों को क्या कहा जाता है? लद्दाख में टेंटों को रेवो कहा जाता है। लेखा किसे कहते हैं? भेड़ बकरियों को रखने की जगह को लेखा कहा जाता है। दुनिया में मशहूर पश्मीना माना जाता है कि एक पश्मीना साल में 6 स्वेटरों के बराबर गर्मी होती है। इतनी गर्म पर मोटी बिल्कुल नहीं। यह पश्मीना बनता है पहाड़ी बकरियों की एक खास नस्ल से, जो लगभग 5000 मीटर की ऊंचाई पर ही रह सकती हैं। यहाँ सर्दियों का तापमान 0 डिग्री से बहुत कम -40 डिग्री तक चला जाता है। इतनी सर्दी से बचने के लिए बकरियों के शरीर पर बहुत ही बारीक और नरम बाल उग आते हैं, जो गर्मियों में झड़ जाते हैं। ये बाल बहुत ही पतले होते हैं, इतने पतले कि बकरी के 6 बाल मिलाकर तुम्हारे सिर के 1 बाल की मोटाई के बराबर होंगे। इसलिए पश्मीना शालों को मशीनों द्वारा नहीं बुनाया जा सकता है। इनकी बुनाई हाथों से करने के लिए खास बुनकर होते हैं। अगर एक बुनकर 250 घंटे बुनाई करे तब जाकर एक साधारण शॉल तैयार होती है। इतनी मेहनत सोचो, अगर डिजाइन वाली शॉल बनानी हो तो कितने दिन लगेंगे। दुनिया की सबसे ऊंची पश्मीना शाल जो यहाँ की जो बकरियाँ होती हैं 5000 मीटर की ऊंचाई पर रहती हैं, उनके बाल बहुत ही नरम और गर्म लंबे होते हैं, जो गर्मियों में झड़ जाते हैं। इनकी ही ऊन से ये शॉल बनाए जाती हैं। इसे पश्मीना की शॉल कहा जाता है। पट्टियों 9 डंडियों के सहारे ज़मीन से बंधी टेंट लगाने से पहले ज़मीन में 2 फुट गहरा गड्ढा खोदते हैं। फिर गड्ढे के आसपास की ऊंची दीवार पर टेंट लगाते हैं। टेंट में घुसने पर मैंने पाया कि बहुत ऊंचा था। मैं आराम से सीधा खड़ा हो सकता था। अपने टेंट में ऐसा नहीं कर पाता। रेवो अंदर से मेरे मुंबई वाले फ्लैट के एक कमरे जितना बड़ा था। 2 लकड़ी के बड़े डंडों के सहारे खड़ा था। रेवो के बीचों बीच एक खुला छेद था जहाँ से चूल्हे का धुआं बाहर जा सके। नामग्याल ने बताया कि इनके टेंट का डिज़ाइन 1000 साल से भी ज़्यादा पुराना है। इससे टेंट में रहने वाले चांगपा ठंड से बचे रहते हैं। ठंड भी कैसी, सर्दियों में यहाँ तापमान 0 से कई डिग्री नीचे चला जाता और हवा भी बहुत तेज़ चलती है। लद्दाख में टेंटों को क्या कहते हैं, कैसे बनाए जाते हैं? लद्दाख में टेंटों को रेवो कहा जाता है। ये याक के बालों से बुनकर बनाए जाते हैं। ये टेंट बहुत मजबूत और गर्म होते हैं। इसके अलावा 0 डिग्री तापमान 0 डिग्री से काफ़ी कम हो जाता है। अखबार में देखकर बताओ कौन कौन से शहर हैं जिनका तापमान 0 डिग्री से भी कम होता है। शिमला
और श्रीनगर ऐसे शहर हैं, लद्दाख, लेह शहर जहाँ का तापमान 0 डिग्री से भी कम हो जाता है। श्रीनगर की ओर मैंने कुछ दिन इन लोगों के साथ बिताए। न चाहते हुए भी आगे बढ़ना ही था। लेह से वापसी की यात्रा मुझे इस अनोखे इलाके से दूर दूसरी ही दुनिया में ले जाने वाली थी। लेह से वापस आते समय मैंने श्रीनगर की ओर का रास्ता पकड़ा। कारगिल से होता हुआ श्रीनगर पहुंचा। रास्ते में मैंने कई तरह के घर, अद्भुत इमारतें देखी। फिर कुछ दिन मैं श्रीनगर में रहा। वहाँ के अलग घरों को देखकर मैं हैरान था। उन घरों में मेरा दिल ही जीत लिया। कोई पहाड़ पर तो कोई पानी पर, तरह तरह के घर थे। बच्चे, इस पैराग्राफ में बताया गया है जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर है। यहाँ जम्मू कश्मीर को धरती का स्वर्ग कहा जाता है। यहाँ कई अनोखी झीलें हैं। डल झील यहाँ की प्रसिद्ध झील है। लोग रहते हैं उन घरों के। मैंने कई फ़ोटो खींचे। अपने सफ़र की शुरुआत पर निकलने से पहले मैंने कभी सोचा भी ना था कि एक ही राज्य में मुझे इतनी तरह के घर और लोगों के रहन सहन के तरीके देखने को मिलेंगे। लेह में एक अनुभव था दुनिया की चोटी पर रहने का, और श्रीनगर में अनुभव था पानी पर रहने का। इन इलाकों में घर भी ऐसे खास थे जो वहाँ के मौसम के अनुकूल थे। श्रीनगर में डल झील में शिकारे होते हैं, उनमें सैलानी घूमने का आनंद लेते हैं। ये शिकारे नावों पर बने होते हैं। इनमें घर जैसे बने होते हैं नावों पर। वापसी का समय, फिर आगे बढ़ने का समय आ गया। इस बार जम्मू शहर से होते हुए जाना था। अब फिर वैसे ही घर दिखे जिन्हें देखकर मैं बड़ा हुआ हूँ। वहाँ सीमेंट, ईंट, कांच और स्टील, इस बारे में कोई दो राय नहीं कि ये मजबूत और टिकाऊ हैं। पर इनमें उन घरों जैसी खासियत नहीं थी जो मैंने खुशकिस्मती से लेह और श्रीनगर में देखे। फिर से उतना ही लंबा वापसी का सफ़र तय करके मैं और लोनार मुंबई पहुंचने ही वाले थे कि शहर की भीड़भाड़ वाली सड़कों पर लोनार वापस नहीं आना चाह रही थी। मेरा मन भी भारी हो रहा था, पर अंदर से दिल में खुशी थी। इतना कुछ अनोखा और नया मैं अपनी यादों और अपने कैमरे में कैद कर लिया। यह अंत थोड़ी ही है। मैं और मेरी मोटरसाइकिल फिर जब इस शहर से ऊब जाएंगे तो निकल पड़ेंगे एक नए सफ़र की ओर। जम्मू कश्मीर में अलग अलग प्रकार के मकान बनाए जाते हैं। कहीं लकड़ी घर मकान बनाए जाते हैं, कहीं पर पत्थरों के मकान बनाए जाते हैं। गाँवों में इनकी छतें ढालू होती हैं और नावों पर भी मकान बने होते हैं। श्रीनगर के घर एक नज़र। श्रीनगर में बाहर से आए टूरिस्ट हाउस बोट में रहते हैं। हाउस बोट 80 फुट लंबे होते हैं। बीच में इनकी चौड़ाई 8-9 फुट तक होती है। बोट की तरह बने लकड़ी के डोंगे पानी पर तैरते रहते हैं। श्रीनगर की डल लेक और झेलम नदी में इन डोंगों में कई परिवार रहते हैं। मकान की तरह डोंगे भी अलग अलग कमरे होते हैं। हाउस बोट और कई बड़े घरों के अंदर की छत लकड़ी के सुंदर नक्काशी होती है। इनमें एक खास डिजाइन होती है। बच्चों, यहाँ पर श्रीनगर की झीलों में हाउस बोट दिखाई दे रहे हैं। ये हाउस बोट 80 फुट लंबे होते हैं और 8-9 फुट चौड़े होते हैं। इनके ऊपर ये मकान नुमा बने होते हैं। झीलों में नावों पर बहुत बड़ी बड़ी नावें होती हैं, इन पर ये मकान बने होते हैं। इसी प्रकार बोट पर लकड़ी के मकान बने होते हैं जो पानी में तैरते रहते हैं। पत्थरों को काटकर एक के ऊपर एक रखकर बनाए गए घर कश्मीर के गांवों में दिखते हैं। पत्थरों के ऊपर मिट्टी की पुताई की जाती है और लकड़ी का इस्तेमाल भी किया जाता है। इन घरों की छत ढलवा होती हैं। यहाँ के पुराने घरों की खासियत है ये जालीदार खिड़कियाँ, ये बाहर की ओर उभरी होती हैं। इन्हें डब कहते हैं। बैठकर बाहर का नज़ारा देखा जाता है। यहाँ के पुराने घरों की खासियत है पत्थर, ईंट और लकड़ी को मिलाकर बनाना। घरों में दरवाज़ों, खिड़कियों पर डिजाइन मेहराब बने होते हैं। बच्चों, इसमें बताया गया है कश्मीर में
किस प्रकार से घर बने होते हैं। गांवों में अलग प्रकार के, शहरों में अलग प्रकार घर बने होते हैं। ये जालीदार मेहराब बनी होती हैं, खिड़कियाँ होती हैं। यहाँ से खासी पत्थर, ईंट और लकड़ी के भी मकान बने होते हैं। दरवाजे और खिड़कियाँ पर डिजाइन होती है। बच्चों, अब हम इस पाठ के कुछ प्रश्नों के उत्तर पढ़ेंगे। गौरव जानी मुंबई से दिल्ली तक के रास्ते कौन कौन से राज्यों से गुजरा था? गौरव जानी मुंबई से दिल्ली तक के रास्ते महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान राज्यों से गुजरा। गौरव जानी ने दिल्ली से मुंबई तक का कितने किलोमीटर का रास्ता तय किया? गौरव जानी ने दिल्ली से मुंबई तक का 1400 किलोमीटर का रास्ता तय किया। लोनर का अर्थ क्या है? लोनर का अर्थ है अकेला रहने वाला। लेह कैसा स्थान है? लेह सूखा, समतल एवं ठंडा स्थान है। लेह में झूले झूले से क्या आशय है? लेह में झूले झूले से आशय होता है स्वागत। चांगथांग इलाके की क्या विशेषता है? चांगथांग इलाका मैदानी एवं पथरीला है। यह एक सुनसान इलाका है। यह लगभग 5000 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। लेखा किसे कहते हैं? लद्दाख में भेड़ बकरियों के रखने के स्थान को लेखा कहते हैं। लद्दाख में टेंटों को क्या कहा जाता है? लद्दाख में टेंटों को रेवो कहा जाता है। लद्दाख में टेंट कैसे बनाए जाते हैं? लद्दाख में टेंट याक के बालों से बुनकर बनाए जाते हैं। ये टेंट बहुत गर्म तथा मजबूत होते हैं।